अगर आप यूपी टेट 2026 के जूनियर लेवल यानी क्लास 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके करियर का बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। आज हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस ऑफिशियल डिटेल्ड सिलेबस की जिसे समझे बिना एग्ज़ाम क्रैक करना नामुमकिन है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और इसी भ्रमर में फंसे हुए हैं तो अगले 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के लिए इस वीडियो को दे दीजिए। इसके बाद आपको सिलेबस के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सबके मन में ना एक डर रहता है कि सिलेबस बदल गया है क्या कठिन सवाल आएंगे, क्योंकि 4 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है तो पैटर्न क्या होगा। देखिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो रूपरेखा तैयार की है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जूनियर लेवल का ये पेपर आपकी गहराई यानी डेप्थ ऑफ नॉलेज को टेस्ट करता है। तो चलिए सीधे चलते हैं सिलेबस के उस सफ़र पर जहाँ से आपकी जीत शुरू होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने यूपी टेट 2026 की प्राइमरी लेवल 1 से 5 तक की वीडियो का डिटेल सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपके मन में, तो बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं तुरंत उसका आंसर दे दूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जो कि होने वाली है यूपी टेट 2026 अपर प्राइमरी लेवल 6 to 8, जिसको हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर भी कहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा होगा और मार्किंग कैसी होने वाली है। तो हमारा जो एग्ज़ाम है उसका ड्यूरेशन मतलब समय अंतराल जो है वो 150 मिनट का होगा। मतलब आधे घंटे का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न करने होंगे, जिसके आपको 150 मार्क्स मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, और जो लेवल होगा वो होगा उच्च प्राथमिक स्तर का। तो ये था हमारा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज का। मतलब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके कितने प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों के कितने अंक होंगे। तो कंपलसरी जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उसमें हमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज पढ़ना है। लैंग्वेज में आपको भाषा प्रथम में हिंदी और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी एक चुन सकते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन, जिसमें आपको अपनी स्ट्रीम के अनुसार मैथ एवं साइंस और सोशल स्टडी का चुनाव करना है। अब हम बात करते हैं पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और उनके मार्क्स जो होंगे वो भी 30 होने वाले हैं। सेम सभी कंपलसरी सब्जेक्ट के ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद जो स्ट्रीम सिलेक्शन है, इसमें जो मार्क्स होंगे वो 60 होंगे और जो प्रश्न की संख्या है वो भी 60 होने वाली है। सेम होगा हमारा सोशल स्टडी के साथ भी। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के बारे में। तो यूपी टेट 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग करा रहा है, उसने उसका बहुत डिटेल सिलेबस दिया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन टॉपिक्स की जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं विकास की अवधारणा के बारे में, जहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जिसमें बालक का विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र शामिल होते हैं। विकास की अवस्थाएं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और भाषा विकास शामिल होता है। इसके बाद प्रभावित करने वाले कारक, मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें वो कारक वंशानुक्रम हो सकता है, वातावरण हो सकता है, पारिवारिक और सामाजिक कारण शामिल होते हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो डायरेक्ट थ्योरिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सीखने के सिद्धांत में हमें पढ़ने हैं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत,
स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ एवं दृष्टि का सिद्धांत, जीन पियाजे और वाइगोस्की इनके सिद्धांत शामिल होते हैं। आपको इनकी तैयारी कैसे करनी है, पिछले वर्ष के जो पेपर हैं उनको उठा लीजिए, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं केवल उस प्रश्न को पढ़ना है, नहीं, अगर थॉर्नडाइक का कोई प्रश्न पूछा गया है तो उनकी जितनी भी थ्योरी है ना उन सभी को पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको एक प्रश्न तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो अभी मैंने जो बताया वो पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, पार्ट ए समझ लीजिए इस पोर्शन को। अब हम बात करते हैं CDP के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में आता है हमारा समावेशी शिक्षा और परामर्श। तो समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें सबसे पहले पढ़ना है शैक्षिक समावेशन, जिसमें इसका अभिप्राय क्या होता है, पहचान कैसे करेंगे, प्रकार क्या है, प्रकार में कौन कौन से प्रकार पढ़ने हैं, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, शारीरिक एवं मानसिक दक्षताओं के आधार पर एक बालक की पहचान आप कैसे करेंगे वो पढ़ना है। और उसके बाद आपको शैक्षिक समावेशन उनका कैसे करना है वो भी पढ़ना है। समावेशन के लिए सबसे आवश्यक उपकरण, सामग्री और TLM कौन सी होनी चाहिए एक बालक के अनुसार वो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद समावेशित छात्रों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं उनको यहाँ पर पढ़ना है। ओके, अब हम बात करते हैं गाइडेंस एवं सपोर्ट के बारे में। तो गाइडेंस एवं सपोर्ट में हमें सबसे पहले मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो गाइडेंस निकाली जाती हैं उनके बारे में पढ़ना है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के बारे में पढ़ना है, जिला चिकित्सालय के बारे में पढ़ना है और डाइट मेंटर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अब हमारा जो सिलेबस है वो उसका लेवल अप हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी मतलब लैंग्वेज फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो लैंग्वेज फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रामर पोर्शन की। ग्रामर पोर्शन में और वोकैब में हमको सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय पढ़ना है। यहाँ से आपको 2 प्रश्न सीधे मिल जाएंगे। इसके बाद वाच्य मतलब कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य जो वाक्य होते हैं उनको पढ़ना है। संधि आपको हर कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो संधि आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। मैंने आपको बताया अच्छा स्कोर करने का एक ही तरीका है कि एग्जामिनर के पैटर्न को समझिए, जिसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को तैयार करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे शब्द भेद में। तो शब्द भेद में एग्जामिनर हमेशा तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज शब्दों की बारे में जरूर पूछता है। पर्यायवाची विलोम जैसे कि तैसे आते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। लोकोक्तियां एवं मुहावरे ये हम लोग बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, तो ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं। इसके बाद अलंकार भी संधि की तरह हर कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अलंकार, संधि, समास इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी पेडागोजी के पोर्शन के बारे में, जिसमें भाषा विकास का अध्यापन करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग अधिगम और अर्जन के बारे में पढ़ेंगे। भाषा कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इससे सीधा प्रश्न ये आता है भाषा कौशल को सही क्रम में लगाइए, ये इससे सबसे पहला प्रश्न बनता है। इसी प्रकार बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो आपको भाषा कौशल से पूछे जाते हैं। पोर्शन बहुत ही सिंपल है लेकिन प्रश्न ट्रिकी होते हैं। इसके बाद आपको सहायक सामग्री जिसमें TLM उपचारात्मक शिक्षण हमें पढ़ना है कि किसी बालक को अगर कोई शब्द पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, वो वाक्य के शब्दों को आगे पीछे करके पढ़ता है या रा को ना बोलता है, उच्चारण संबंधी उसकी प्रॉब्लम है, उन सभी की जो रेमेडी है वो यहाँ पर बताई जाती है। इस तरीके से आपको इस पेपर को तैयार करना है। अब हम बात करते हैं आगे। तो भाषा सेकंड में अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ली है तो आपको सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, अनसीन पैसेज सब में इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी में मैंने नहीं बताया है लेकिन अनसीन पैसेज के फ्री के नंबर होते हैं, जैसे का तैसा आपको कर देना है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को चुन रहे हैं इसका मतलब आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तो अनसीन पैसेज एक फ्री के नंबर ही होते हैं। इसके बाद आता है पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें प्रपोजिशन और कंजंक्शन एडवर्ब से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और नेगेटिव इंटेरोगेटिव आपको प्रश्न आते हैं। इसके बाद वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से
आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आपको प्रश्न मिलते हैं। इसके बाद हम लोग एंटोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोफॉर्म्स, जो कि आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप वो समय किसी और टॉपिक को दे सकते हैं। उसका समय आप यहाँ दे सकते हैं फ्रेजेस वर्ब में, उसका समय आप पंक्चुएशन और साइलेंट लेटर्स में दे सकते हैं, या आप उसको यूज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड मतलब समबडी, नोबडी, एनीबडी जैसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेम करेक्ट में, वहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंग्लिश का पोर्शन। हम बात करते हैं आगे। अगर आपने उर्दू ली है तो उर्दू में हमें यहाँ पे भी अपठित गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे साहित्य एवं विधाएं जो कि उर्दू की होंगी वो आपको ध्यान से पढ़नी है। व्याकरण भी इसके अनुसार जो भी मिलती है आपको पढ़ लेनी है। मशहूर शायरों और अदीबों की ज़बानी वो आपको पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं, अगर आपने संस्कृत ली है तो संस्कृत में संधि, स्वर, व्यंजन, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ने हैं। इसके बाद संज्ञा। संज्ञा अगर आपने संस्कृत में पढ़ ली है ना तो हिंदी में अपने आप कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर और ऐसा चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जैसे नपुंसकलिंग, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये आपको सब पढ़ने होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और धातु रूप एवं संख्याएं पढ़नी होती हैं। कारक एवं, इसके बाद आपको कारक एवं अलंकार पढ़ने हैं, ठीक है। ये भी आपको बहुत कठिन नहीं आते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल संस्कृत से की है ना तो आपके लिए ये पेपर और इजी हो जाता है। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं गणित विषय के बारे में। तो गणित विषय बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप मैथ साइंस के टीचर हैं तो आपका गणित पहले से ही अच्छा होगा। मैं बस आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार कर देने हैं। तो अंकगणित में आपको प्राकृतिक, पूर्ण, परिमेय संख्याएं एवं वर्गमूल और घरमूल पढ़ना है। इसके बाद आपको अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि पढ़ लेना है, क्योंकि प्रतिशत और लाभ हानि से कंपलसरी आना ही आना है प्रश्न। आप उसको तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता है, ट्रिकी आते हैं क्वेश्चन, उनको आप तैयार आसानी से कर सकते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का एक एक क्वेश्चन आपको जैसे का तैसा मिल जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष वाला, 3 वर्ष वाला ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अलजेब्रा मतलब बीजगणित में आपको बीजीय, व्यंजन, सजातीय, विजातीय, युगपात, समीकरण आपको पढ़ना है। सांख्यिकी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपको जैसे का तैसा आएगा। बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि बहुलक आपको मिल ही जाता है, ठीक है। प्रायिकता, प्रायिकता इंटर में हमारा टॉपिक था, आपकी कंप्लीसन में टॉपिक होता है। प्रायिकता जैसे का तैसा आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ताश का प्रश्न पूछा जाता है और रंग बिरंगों कंचों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक थैले में से आपने जो बॉल निकाली वो किस रंग का, नीले कलर की है, तो उसकी संभावना क्या होगी। तो इस तरीके से जो है मैं डेमो के रूप में बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है ज्यामिति। ज्यामिति में आपको त्रिभुज, वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज और स्पर्श रेखाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर दे जाते हैं। इसके बाद आते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल हमने इंटर में पढ़े थे, तो आप अगर मैथ के टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सब आपके टच में होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी आने वाली वीडियो इसके बारे में होने वाली हैं, तो हम लोग उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, इसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये था हमारा मैथ का पूरा सिलेबस। बढ़ते हैं आगे। अगर आप मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो जो 60 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें 30 नंबर तो हमारे चलेंगे मैथ में और 30 नंबर हमें मिलेंगे साइंस में। तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना है। फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा डीप फिजिक्स नहीं पढ़नी है, लेकिन यहाँ से भी आपको एनसीईआरटी की ही, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो क्लास 6 to 8 की जो बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ भौतिक विज्ञान से जो टॉपिक आएंगे, गति, बल, ऊर्जा, यंत्र और ध्वनि होगा। फिर प्रकाश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल सीधा सीधा है। उसके बाद तो धारा से एक सवाल आता है जिसमें आपको एम्पियर निकालना होता है। उसके बाद चुंबकत्व,
स्थिर विद्युत से भी प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार और लवण से एक प्रश्न पूछा जाता है, कंपलसरी है। कार्बन एवं उसके यौगिक, यहाँ से प्रश्न कंपलसरी होता है। मानव निर्मित वस्तुएं, यहाँ से प्रश्न कंपलसरी होता है। साबुन कैसे बनाया जाता है, साबुन का फार्मूला क्या होता है, इस तरीके से प्रश्न आपको रसायन विज्ञान में पूछे जाते हैं। खनिज एवं धातु इसका लास्ट टॉपिक है। ओके, तो अब हम बात करें बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी हमें कोशिका से अंग तंत्र तक सभी पढ़ लेना है। किशोरावस्था में जो भी बायोलॉजिकल चेंज होते हैं बालक में, उनके बारे में पढ़ना है। विकलांगता पढ़नी है। भोजन, स्वास्थ्य, रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डीप तरीके से पढ़ना होगा। फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जंतुओं और पौधों में पोषण एवं प्रजनन कैसे होता है, वो आपको पढ़ना है। ओके, तो ये था हमारा जो मैथ और साइंस के टीचर हैं उनके लिए पूरा सिलेबस। अब हम बात करते हैं, अगर आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें सोशल स्टडी ली है तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप सोशल स्टडी मतलब सामाजिक अध्ययन के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा प्राचीन भारत के बारे में, जिसमें पाषाणकालीन संस्कृति, भाषा के भारत के प्रारंभिक राज्य, मौर्य समाज, गुप्त समाज, वैदिक संस्कृति, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मध्यकालीन भारत में आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आधुनिक भारत में आपको यूरोपीय शक्तियों का आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में नव जागरण एवं राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत विभाजन, इन जैसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं इनको पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, आगे भी देखिए। इसके बाद आपको सिविक्स एवं ज्योग्राफी में अगर हम बात करें नागरिक शास्त्र की, तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है हमारा संविधान, ठीक है, जिसमें केंद्रीय एवं राज्य शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। भारत में लोकतंत्र और यातायात सुरक्षा, इसके बारे में पढ़ना है। दिव्यांगता और नागरिक सुरक्षा के बारे में जरूर पढ़ना है, क्योंकि दिव्यांगता से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को तैयार कर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे ज्योग्राफी के बारे में। यहाँ से सौरमंडल से आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब ज़्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं वो पृथ्वी को लेके आते हैं, ठीक है, जिसमें इकोसिस्टम भी शामिल होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की संरचना, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। यहाँ आपको स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योगों, धंधों, मेलों, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। क्योंकि हमारा जो टेट है वो यूपी टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश करा रहा है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ लेना है, ये कंपलसरी है। ओके, तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। आगे बात करते हैं अन्य सब्जेक्टों के बारे में जो कि सोशल स्टडी में ही पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा आता है प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ आपको होम साइंस में पाक कला, सिलाई, कढ़ाई, स्वच्छता, प्राथमिक उपचार, इस यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आपको शारीरिक शिक्षा एवं संगीत पे भी पूछे जाते हैं और उद्यान विभाग में से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल हो जाता है हमारा सामाजिक विज्ञान का पोर्शन, तो इसको आपको बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। समय कम है, मेहनत ज़्यादा करनी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब इसमें मैथ साइंस में पेडागोजी भी आती है और सोशल स्टडी में भी पेडागोजी आती है। तो मैथ साइंस की पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति के बारे में और विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना से, और उपचारात्मक शिक्षा जो है सभी में शामिल होता है। ये आपको हर सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, फिर सब्जेक्ट वाइज उसमें थोड़े से ही चेंजेस आते हैं, उनको आपको ध्यान से समझ लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं सोशल स्टडी में जो पेडागोजी आती है उसकी। तो यहाँ पर आपको कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर विवेचित चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अब रटना वाली प्रक्रिया बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। रटना एक नेगेटिव टर्म में आता है,
हमें क्या करना है, हमें हर काम को क्रिटिकल थिंकिंग से जोड़ना है। जितना आप अच्छे से बालक को चिंतन योग्य बना पाएंगे, बालक का विकास उतना ही तेज होने वाला है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार बालकों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो खुद करके सीखते हैं, ठीक है। एवं मूल्यांकन, यहाँ आपको उनका मूल्यांकन भी करना होता है। तो इन टॉपिक को आपको सोशल स्टडी में पढ़ लेना है। तो ये था हमारा पूरे टॉपिक का ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए किन बुक्स को प्रेफर करना है, कौन सी बुक्स से आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कौन कौन सी बुक्स प्रेफर की जाती हैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो आप अगर इस डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 3 ही टॉपिक को रखा है, गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और संस्कृत। अब आप कहेंगे और सब्जेक्ट कहाँ है, तो मैंने इससे पहले जो यूपी टेट प्राइमरी लेवल की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बचे हुए सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। वो किताबें आपकी प्राइमरी और जूनियर दोनों ही लेवल को कवर करती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप फिर से उसको वीडियो देख लीजिए, वहाँ मैंने इन सभी बुक्स के बारे में बताया है। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जहाँ पे आपको इस पेपर की तैयारी में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग अगर गणित की बात करें, गणित एवं साइंस की किरण पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस वर्कबुक आता है, ठीक है, उसको आपको ले लेना है। वहाँ से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप सामाजिक अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के नाम से आती है एक बुक, उसको आपने ले लेना है। वहाँ आपको थ्योरी और सॉल्व पेपर वाली गाइड मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप संस्कृत ले रहे हैं और संस्कृत चुन रहे हैं भाषा के रूप में, तो आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं या समसामयिक घटना चक्र की संस्कृत अध्ययन सामग्री भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन बुक्स को प्रेफर करना है जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। याद रखिए 2026 में जब आप किसी सरकारी स्कूल की क्लास में खड़े होंगे और बच्चे आपको नमस्ते सर, नमस्ते मैम कहेंगे ना, तो वो एहसास आज की इस मेहनत के सामने कुछ भी नहीं होगा। उठिए, कमर कसिए और इस सिलेबस को अपनी जीत की पहली सीढ़ी बना लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ भी डाउट है आपको, कोई भी सवाल है आपका, तुरंत के तुरंत कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।